फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे हम डिस्कसिंग आयनोजेशन एनर्जी। ठीक है, इसमें देखेंगे आयनोजेशन एनर्जी को आयनोजेशन एंथैल्पी भी क्यों बोलते हैं, तो इसमें सारा इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और इसमें बेसिक देखेंगे आयनोजेशन एनर्जी का। ठीक है, आयनोजेशन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है इन IIT JEE एंड एडवांस के लिए। ठीक है, बहुत हाई लेवल क्वेश्चन भी इसमें बन जाता है, तो इसमें एक ही वीडियो में हो नहीं पाएगा, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखिए आयनोजेशन एनर्जी होता क्या है, इसमें पहले बेसिक जानते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। अब इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को एक रिमूव करना है, एक इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके इन्फिनिटी तरफ तक ले जाते हैं। ठीक है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी तरफ तक ले जाते हैं। तो देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर बैठा हुआ, अब इसको किसी ऐसे थोड़ी ले जा सकते। जैसे मान लीजिए कोई बंदा बैठा हुआ है, अब इसको उठा के यहाँ ले कहना कि तुम यहाँ जा, तो अपने मन से नहीं जाएगा। तो इसको कोई नहीं जा रहा तो इसको हम उठा के यहाँ तक ले जाएंगे, या उसको रिक्वेस्ट करेंगे, एनर्जी हम लॉस करेंगे तो वहां जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो हम दोनों के बीच में कौन सा मुझे फोर्स लग जाता है कि एक तरह से, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो इसे उठा के यहाँ ले गए, जो हमको फोर्स लगा है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक फॉर्मूला भी होता है कि K Q1Q2/r²। ये फिजिक्स में होता है। ठीक है, यहाँ कोई लेना देना इस फॉर्मूला का नहीं है। अब इससे हमको डेफिनेशन यहाँ साफ साफ पता चल गया कि रिमूव द वैलेंस शेल of electron, remove the valence shell of electron and कहां पर निकाल सकते रिमूव, न्यूट्रल या तो गैसियस या तो आइसोलेटेड होना चाहिए, तभी हम वहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। ऐसे थोड़ी कहीं भी निकाल देंगे। तो वहां से रिमूव ऑफ वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूट्रल गैसेस आइसोलेटेड में निकलता है। जैसे समझिए यहाँ पर कि ये इस तरह से कोई मेटल है, अब इससे हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन निकालिए, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर जितना निकालते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, पता ही है। ठीक है, तो एक निकाले, एक पर पॉजिटिव चार्ज आया। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा H, जिसे चेंज इन इंथैल्पी से भी बोलते हैं, चेंज इंथैल्पी। चेंज इसलिए बोलते हैं इसको, और डेल्टा H का मतलब इंथैल्पी होता है, चेंज डेल्टा का मतलब चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ चेंज इंथैल्पी हो गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, आयनोजेशन एनर्जी। इसे आयनोजेशन एनर्जी को आई डॉट इससे भी इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो इसे आयनोजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। क्लियर है। अब यहाँ से चेंज इन इंथैल्पी मेरा दो प्रकार का यहाँ से हो जाता है। ठीक है, एक मेरा होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो रहता है वह एनर्जी को क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और ये एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है, रिलीज करता है एनर्जी को। ठीक है, तो एनर्जी को जो एब्जॉर्ब करता है इसी को हम क्या बोलते हैं, हम इंडो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंडोथर्मिक। ठीक है, एंडोथर्मिक, और इसे हम बोलते हैं एक्जोथर्मिक, एक्जोथर्मिक। क्लियर है, तो एंडोथर्मिक एक्जोथर्मिक इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से कैसे अब देखिए यहाँ इक्वेशन है, इस तरह से इक्वेशन नहीं, मतलब इस तरह से बनाती है। ठीक है, अब यहां से देखिए पॉजिटिव चार्ज है, तो एनर्जी इसका एब्जॉर्ब कर रहा है। कैसे एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि एक मान लीजिए न्यूट्रल आइटम था, M था, एक पर मैंने इस पर एक इलेक्ट्रॉन क्या किए, निकाल दिए इससे, तो निकाल के इन्फिनिटी तक ले गया, तो हमको एनर्जी तो लॉस हुआ है। यानी कि तो एनर्जी हमको खाया, एनर्जी कौन खाया, ये खाया। मतलब एक बंदे को मैंने उठा के यहाँ ले गया तो मेरा एनर्जी लॉस हुआ, यानी मेरा एनर्जी कौन खाया, एक खाया, यानी एब्जॉर्ब कौन किया, एक किया। यानी एनर्जी मेरा एब्जॉर्ब कहाँ हुआ, यहाँ ये एनर्जी एब्जॉर्ब किया यहाँ पर, तो इसी यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक बोलते हैं।
क्लियर है? अब पता चल गया होगा साफ साफ। और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आयनोजेशन इंथैल्पी भी यहाँ पर इसी को बोलते हैं, इसको आयनोजेशन इंथैल्पी भी बोलते हैं और या तो आयनोजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। तो यहाँ से साफ साफ पता चल गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं और इसका, देखिए यहाँ से क्या है कि जैसे अभी देखे थे कि मेटल है, उसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो यहाँ प्लस आ गया, यानी कि आयनोजेशन एनर्जी फर्स्ट हुआ। क्लियर है? उसी तरह से फिर से इसमें क्या करते हैं, मेटल प्लस है, उसमें से फिर से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा भाई, M2 प्लस आ जाएगा, जो कि आयनोजेशन एनर्जी सेकेंड हो गया। उसी तरह से फिर से इसको एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं M2 प्लस से, तो M2 प्लस से इलेक्ट्रॉन निकाले तो M3 प्लस हो गया, यानी आयनोजेशन एनर्जी थर्ड हो गया। अब बताइए यहाँ से आयनोजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन हम निकालते जा रहे हैं तो साइज तो उसका घट रहा है, यानी नीचे आने पर क्या हो रहा है, मेरे पास साइज घटते जा रहा है। ठीक है, नीचे आने पर साइज क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ऑब्वियस जब साइज नीचे घट रहा है तो एनर्जी जितना कम साइज रहेगा, यानी कि न्यूक्लियस के जितना नजदीक मेरा इलेक्ट्रॉन जितना नजदीक रहेगा उतना ज्यादा हमको न्यूक्लियस के जितना नजदीक रहेगा उसको निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी चाहिए। क्योंकि न्यूक्लियस का अगर दूर रहता है, जैसे कि आपको हम बता चुके हैं कि न्यूक्लियस है एस है, पी है, डी है एंड ए एफ ब्लॉक है। ठीक है, तो एस पी डी एफ ब्लॉक में क्या होता है कि एस न्यूक्लियस के सबसे नजदीक रहता है, फिर पी, फिर डी, फिर एफ, यानी जितना ज्यादा न्यूक्लियस के नजदीक रहेगा तो उतना हमको ज्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसको। ठीक है अब देखिए यहाँ से क्या है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए उसको निकालने के लिए, तो यहाँ से आयनोजेशन एनर्जी बोलिए किसका ऑर्डर सबसे ज्यादा आयनोजेशन एनर्जी होगा, तो 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। क्लियर है? क्योंकि आयनोजेशन एनर्जी इसका सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसमें साइज सबसे कम है, ज्यादा एनर्जी चाहिए हमको निकालने के लिए, न्यूक्लियस के सबसे नजदीक है वो एटम। ठीक है, तो एक किस में होता है, 4 सब में नहीं होता है, 4 सेम आइटम में रहता है। जब सेम रहेगा तब इन्हें की डिफरेंट आइटम में नहीं कर दीजिएगा। ठीक है, इस पर हम क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो पहले अभी समझ लेते हैं उसके बाद लेंगे। तो यहाँ से इसके बाद इस समझ गया, क्लियर हो गया। अब देखिए अब यहाँ से पता चल गया कि आयनोजेशन एनर्जी विच फैक्टर डिपेंड, कौन कौन सा फैक्टर पर डिपेंड करता है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो विच फैक्टर डिपेंड, तो फर्स्ट हम यहाँ से आपको पता चल गया कि आयनोजेशन एनर्जी एटॉमिक साइज पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनोजेशन एनर्जी हो रहा है। क्लियर है? सब यहीं पर पता चल रहा है। दूसरा क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज को हम जेड से इंडिकेट करते हैं। जब बढ़ेगा आयनोजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा साथ साथ। देखिए कैसे, न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, फिर न्यूक्लियस में ज्यादा चार्ज है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस में और ज्यादा चार्ज है तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज्यादा किसका होगा आयनोजेशन एनर्जी, जिसका ज्यादा न्यूक्लियस चार्ज होगा। क्लियर है? थर्ड में मेरा होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी डिपेंड करता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखिए क्या समझिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से यह समझ में आता है कि इसका स्टेबल सबसे ज्यादा किसका होगा आयनोजेशन एनर्जी, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड का होगा। क्लियर है? हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका फैक्टर डिपेंड करता है। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ 4 ले लेते हैं, किस पर हो जाएगा, सबसेल इफेक्ट। देखिए सबसेल इफेक्ट में क्या हो जाएगा कि सबसेल इफेक्ट एसपीडीएफ है, यानी एस में सबसे ज्यादा नजदीक जिसका नजदीक रहेगा, एस में न्यूक्लियस का सबसे नजदीक कौन है, एस ब्लॉक है, फिर पी है, फिर डी है, एफ है, यानी एस सबसे नजदीक है। तो नजदीक है तो इसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एस के लिए हमको ज्यादा एनर्जी चाहिए, यानी ज्यादा एनर्जेशन एनर्जी होगा। ठीक है, तो उस तरह से।
अब इसका और देखते हैं हम इसको, ठीक। अब देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी का इन पीरियोडिक टेबल में क्या होगा। अब डायरेक्ट को अब देखिए पॉइंट पर आते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एंड बॉटम टू टॉप जाने पर, नीचे से ऊपर एंड लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है। क्लियर है। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं इस पर, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है। अब हाइड्रोजन हीलियम फर्स्ट पीरियड में आता है, पीरियड वाइज हम सारा बताएंगे, ठीक है। तो इधर जाने पर क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है, इसलिए हीलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन से। सेकेंड में लेते हूँ, टॉप टू बॉटम ले लेते हैं, HLINAKRBCS, ठीक है। हालिना का रब से फर ज्यादा। नीचे जाने पर क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर हमको आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, नीचे जाने पर तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, तो नीचे से ऊपर जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, HLINAKRBCS, एक क्या हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। उसी तरह से बेमजा ले लीजिए, बेमजा का सर बड़ा, बेमजा का सर बड़ा, तो इसमें भी सेम होगा, ऊपर जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा इंक्रीज करेगा, सिंपल है, ठीक है। तो इसी तरह से होगा। अब यहाँ से तो इसका बेसिक देखेंगे, अब इसका एक्सेप्शनली नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर IIT के लिए, क्वेश्चन उसी से में घुमा के पूछता है, ठीक है। तो इसमें यही तक में SI यूनिट भी जान लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या होता है, ठीक है। तो SI यूनिट इसका होता है इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर वोल्ट एटम बराबर होता है 96 किलो जूल पर मोल होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है कितना मेरे पास 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है। तो इस तरह से इसका SI यूनिट हो निकल गया। अब इसमें पीरियोडिक टेबल में इसका बेसिक और हम इसका एडवांस लेवल देखेंगे, किस तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होता है, जिसमें लोग कहते हैं एक्सेप्शनली, तो उसमें पूरा बेसिक हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, पूरा और लेवल को बढ़ाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय जय भारत, टेक केयर।